हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुनीता। स्टडी विद सुनीता में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जो सॉलिड पार्ट अर्थ का होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स है। क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट, ठीक है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। तो 71% से ज़्यादा हमारे अर्थ में क्या है? पानी है। और 29% क्या है? लैंड है, ज़मीन है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में हमारे अर्थ में क्या है? पानी है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में वाटर अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स। जैसे ओशियन में, रिवर्स में और लेक्स में रनिंग वाटर होता है। उसके बाद आइस इन ग्लेशियर, तो सॉलिड फॉर्म में आइस रहता है। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। अंडरग्राउंड वाटर जो कि हमें जैसे कि कुआं में हम अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, और वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। और वाटर की भाप, जो वाष्प हम लोग बोलते हैं, जिसे भाप बोलते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। वाटर वेपर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर। सभी मिलके क्या बनते हैं? हाइड्रोस्फीयर होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। More than 97% of the Earth's water is found in the ocean and is too salty for human use. 97% से ज़्यादा अर्थ का वाटर ओशियन में पाया जाता है, और ये बहुत, इसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet and glacier or under the ground, and a very small percent is available as fresh water for human use. तो बहुत जो बाकी जो 97% जो हमें ओशियन से मिलता है, उसको छोड़ के जो बाकी जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है? आइस शीट और ग्लेशियर में रहता है, और अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर है उससे भी बहुत छोटा अमाउंट में जो वाटर बचता है वो फ्रेश वाटर बोलते हैं, जिसको जो हम लोग यूज़ करते हैं। हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें यूज़ करने के लिए पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है। अब देखिए, ये कुछ फिगर दिया हुआ है। सबसे बड़ा है एशिया, हाँ। उसके बाद है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ठीक है। ये सब कॉन्टिनेंट्स। देखिए, ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियन क्या है? मेजर पार्ट है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है हाइड्रोस्फीयर। मेजर पार्ट है, मेन पार्ट। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सभी ओशियन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशियन का जो वाटर है वो हमेशा मूव करते रहता है। द 3 chief movement of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. तो 3 तरह का है जो मूवमेंट
तीन तरह के हैं होते हैं, जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव्स, एक ओशियन वेव्स, टाइड्स और ओशियन करेंट्स। द 5 मेजर ओशियंस आर द Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean। तो हमें पता है कि हमारे अर्थ में 5 ओशियन है, जिसका नाम क्या क्या है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ द साइज। तो सबसे बड़ा क्या है, पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद साउदर्न ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन। ठीक है, फिगर 5.1। तो 5.1 में जो हमने देखा था, ये देखिए, ये सब ओशियन है। देखिए, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और ये ऊपर वाला आर्कटिक ओशियन। अब देखिए, द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। तो हमें पता है कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का 1/3 पार्ट है वो सिर्फ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। ये मरियाना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है। अर्थ का सबसे गहरा पार्ट क्या है, मरियाना ट्रेंच, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो वो इसी पैसिफिक ओशियन में है। द पैसिफिक ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो पैसिफिक ओशियन का साइज़ क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, ये सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। तो इसके ये इस ओशियन को किसने किसने कौन सा कॉन्टिनेंट ने घेरा है, एशिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों ने इसको घेरा हुआ है। ठीक है, लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। हाँ, अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और सेकेंड क्या है, अटलांटिक ओशियन है। इट इज़ एस शेप्ड। ये किस शेप का है, एस शेप। जैसे पैसिफिक ओशियन सर्कुलर शेप का था, लेकिन अटलांटिक ओशियन है एस शेप का। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। तो ये देखिए, जैसे फिगर में अटलांटिक ओशियन है, देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये वेस्टर्न साइड में है और यूरोप और अफ्रीका है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, ये इसका शेप है, देखिए एस साइज का है। हाँ, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड। दिस द कोस्ट लाइन, द जो अटलांटिक ओशियन का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, दिस इरेगुलर इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो इसी में यहाँ पे ज़्यादा हार्बर्स है, जिससे पोर्ट्स है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिगेस्ट ओशियन। तो यहाँ पे पोर्ट्स होंगे तो यहाँ पे ट्रेड भी ज़्यादा होगा। तो ये ओशियन सबसे बिजीएस्ट ओशियन रहता है, मतलब इसमें ज़्यादा आदमी इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते हैं। मतलब कि जैसे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में हम ट्रेड करते हैं, तो इसी अटलांटिक ओशियन की मदद से हम ज़्यादातर हम ट्रेडिंग वो अटलांटिक ओशियन से ही करते हैं। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, दैट इज़ इंडिया। तो इंडियन ओशियन एक ऐसा एकमात्र एक ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, जिसे जो है इंडिया, इंडिया के हमारे इंडिया के नाम से ही इसका नाम पड़ा है, इंडियन ओशियन। द शेप ऑफ ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर। तो इसका शेप कैसा है, ट्रेंगुलर, ट्रेंगल साइड का। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ साइड में एशिया है इसके। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका है। एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया।
The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. तो साउदर्न ओशियन कहाँ पे है? अंटार्कटिका के पास, और एक्सटेंडेड नॉर्थ वार्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, तो साउथ लेटीट्यूड के 60 डिग्री इंक्लाइन किया हुआ है, ठीक है। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक ओशियन कहाँ है? आर्कटिक सर्कल के पास है। एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को सराउंड किया हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से एक कनेक्टेड शैलो वाटर है, उसको बोलते हैं हम बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन किससे कनेक्टेड है? बेरिंग स्ट्रेट से। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरोप और एशिया को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो ये आर्कटिक ओशियन किससे बाउंडेड है? नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है उससे, और यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया से। अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ में पूरे चारों तरफ क्या है? गैस, हवा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. तो ये पतला लेयर है जो एयर का, ये हमारे प्लानट के लिए, ये हमारे जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। तो सन से जो हम हार्मफुल रेज जो आती है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, और हमें सांस लेने में भी ये हेल्प करता है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. तो हमारा एटमॉस्फेयर कितना ऊंचाई तक है? 1600 किलोमीटर ऊंचे तक है हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 layers based on composition, temperature and other properties. तो हमारा एटमॉस्फेयर कितने लेयर में डिवाइडेड है? 5 लेयर में, जिसमें क्या क्या टेम्परेचर है, कंपोजिशन क्या क्या से बना है, ठीक है। इसी के ऊपर बेसिस करके हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। दिस लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। जो हमारे अर्थ के जो ऊपरी, जो जिसमें हम मिट्टी पाए जाते हैं, सॉइल है जो ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखिए आप जो फिगर में देख ही सकते हैं, ये है सबसे निचला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। द मेसोस्फेयर, उसके ऊपर है मेसोस्फेयर, उसके ऊपर है थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली of nitrogen and oxygen which make up about 99% of clean dry air. तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और भी गैसेस पाई जाती है लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है। तो मेनली क्या क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमारे जो एयर को 99% क्लीन बनाता है। नाइट्रोजन 78%, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%, ऑक्सीजन की है 21%, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। और जो भी अदर गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर जो गैसेस है वो 1% है, सब मिलाकर 1%, ठीक है। ऑक्सीजन इज द breath of life while nitrogen helps the growth of living organism. तो ऑक्सीजन हमें क्या यूज़ होता है ऑक्सीजन का? सांस लेने में। हम जो हवा सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सांस लेने में। और जो नाइट्रोजन है वो किस यूज़ में आता है? वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, उसको जो ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल है नाइट्रोजन। Carbon dioxide, though present in minute amount,
is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या करने में, जो हमारे जो अर्थ से जो हीट जो निकलता है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है, जो कि हमारे प्लानट को वार्म रखता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये प्लांट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। तो डेंसिटी एटमॉस्फेयर का जिस तरह से ऊपर जाएंगे वेरी करता है, बदलते रहता है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज सेपरेटली एज वी गो। सबसे नीचे सतह में ये ज़्यादा रहता है, डेंसिटी ज़्यादा रहता है, मतलब भारीपन। डेंसिटी मतलब ज़्यादा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसमें कंपोजिशन जो एयर के कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो ये ज़्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है सी लेवल पे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो डेंसिटी कमते जाता है, ठीक है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे कि हमारे जो पहाड़ पर्वतारोही हैं, जो माउंटेनियर हैं, वो लोग जैसे पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो उन्हें उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी बहुत ही कम है, एयर की मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो वो लोग हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जो कि जिससे कि वो सांस ले सके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ही वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। द एटमोसफियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमोसफियर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो वेरी करता रहता है, बदलते रहता है, ठीक है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ कुछ एरिया में बहुत हाई प्रेशर होता है, कुछ कुछ जगह में बहुत लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। जो एयर जो मूव करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड। अब देखिए बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर क्या है? डोमेन ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर, तीनों मिला के है बायोस्फीयर, जो कि है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। तो ये क्या है? यहाँ पे सब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं बायोस्फीयर में, जैसे कि लैंड वाटर एयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट्स। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे है लाइफ, जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, जो इस प्लानट को यानी कि हमारे अर्थ को यूनिक प्लानट बनाता है। देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। तो हमारे बायोस्फीयर में बहुत ही तरह तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये तीनों को मिला के जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। यहाँ पे छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके बड़ा से बड़ा, ये देखिए हाथी हम कितना बड़ा होता है ना, हाथी है, कैमल है, ये राइनोसेरोस है, लायन है, ये सब बड़े जीव जंतु हैं। सब ये फिश है, मेरीन एनिमल्स है, सब ये जो देखिए बर्ड्स जो उड़ रहे हैं, ये सब एक बायोस्फीयर का एक ही हिस्सा है, ठीक है। All the living organisms including humans are linked to each other and the biosphere for survival। जैसे कि तो सभी जीव जंतु यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी एक दूसरे से लिंक्ड है और बायोस्फीयर से लिंक्ड है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। हम जैसे
प्लांट पे निर्भर करते हैं, ठीक है, प्लांट पे डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए। वैसे ही जीव जंतु भी प्लांट्स पे ही डिपेंड्स है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो जो ऑर्गेनिजम्स बायोस्फीयर में हमें पाए जाते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ interact with each other and affect each other in some way or the other। जो थ्री डोमेन्स जो अर्थ है, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और एक दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड। जैसे कि हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट्स को काटते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम काटते हैं। और क्लीनिंग लैंड या ज़मीन की सफाई के लिए भी हमें काटते हैं। फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। जो एग्रीकल्चर के लिए हमें जो क्लीन करना पड़ता है लैंड, तो उसके लिए भी हम पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, जो कि जिससे क्या होता है, जो सॉइल रहता है वो इजीली इरोज हो जाता है, ठीक है। सॉइल का इरोजन हो जाता है जब रेनफॉल होता है, तो इसी के साथ जब सारा सॉइल जो है चला जाता है, ठीक है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। जैसे कि अर्थ का सरफेस भी चेंज हो जाता है नेचुरल क्लाइमेटीज से, जैसे कि अर्थक्वेक से बहुत नुकसान होता है हमारे अर्थ को, ठीक है, आपने देखा ही होगा। फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। तो सुनामी जो हुआ था तब हमारा बहुत हिस्सा पानी के अंदर चला गया था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कुछ पार्ट अंडमान और निकोबार के जो पानी के अंदर चले गए थे। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। जो वेस्ट मटेरियल्स है हम जो लेक्स में या रिवर्स में डाल देते हैं, तो उससे भी हमारा जो पानी बहुत गंदा हो जाता है, जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो कि जो पानी में जो रहते हैं जीव जंतु रिवर्स या लेक्स में, उन लोग के लिए भी ये बहुत डैमेज करता है, ठीक है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो ख़राब चीज़ निकलते हैं थर्मल पावर प्लांट से या व्हीकल से, पोल्यूट द एयर। जो इंडस्ट्री का धुआं जो है, जो थर्मल पावर प्लांट का और जो गाड़ी, ठीक है, व्हीकल्स मतलब तो गाड़ियाँ जो होती हैं उन सब से जो ख़राब जो एयर निकलता है ना, वो भी एयर को पोल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमने पढ़ा था बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाता है, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं, जो अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे टेम्परेचर भी बढ़ा देगा, ठीक है। तो दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा। There is thus a need to limit the use of resources of Earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। तो ये सब हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये सब जो रिसोर्सेस है, जो अर्थ के रिसोर्सेस है, उनसे लिमिट में खर्चा करें, ठीक है। जितना ज़रूरत हो उतना ही, बेकार में वेस्ट करके तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमारे एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ेगा और हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे ये हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हमारा जो अर्थ आगे जाके हम सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे, जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा अधिक हो रही है,
गाड़ियाँ, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रही है। तो इसे हम लोग कंट्रोल करना चाहिए सबको। तो हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही हमें रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर लेके। तब तक के लिए बाय।